अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स कल और आज के दिन हमने कंटिन्यूस गिरावट देखी है। हालांकि कल के दिन IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी साइन हुआ। अब हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक डिप प्रिवेल हो रहा है। कल भी यही सिचुएशन थी और आज भी गिरावट फर्दर कंटिन्यू हुई है। 700 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन, इट मीन्स के 44,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर पे मार्केट जो है वो ट्रेवल करते हुए, ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मार्केट में जो अट्रैक्शन है वो ब्लू चिप के अंदर काफी दिखाई दे रही है। तो खासकर वो इन्वेस्टर्स जो वेट कर रहे थे अपने पसंदीदा ब्लू चिप के लिए, तो वो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये एक बेस्ट ऑप्शन है, एक राइट टाइम है। और अभी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो जो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, जो पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो वेट करते हैं, तो उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है मार्केट के अंदर। ये तो हुई मार्केट की बात। इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर और इकोनॉमिक के नंबर्स में भी हम कह सकते हैं इकोनॉमी के साइड पे भी दिखाई देगी। और इसके साथ साथ जो चीजें हैं, जो हालात हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये आज के दिन हम अपना टॉपिक भी रखेंगे कि IMF में जो डील हुई है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी जो इम्पैक्ट करेंगी पॉजिटिव और इम्पैक्ट करेंगी नेगेटिव, और इसके साथ साथ कौन कौन से टैरिफ्स हैं जो हाइक करने पड़ेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हुनैस लाखानी साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और चेयरमैन हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम हुनैस। या थैंक यू। हुनैस साहब, सबसे पहले ये बताइए कि IMF के साथ मुआहदे साइन होते हैं, हमेशा कंडीशंस रखी जाती हैं, एज फार एज इकोनॉमिक कंसर्न वो बहुत बेहतर होती हैं और चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चले जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब IMF के प्रोग्राम से हम निकल जाते हैं तो अचानक हम अपनी मेमोरी को दोबारा इरेज कर देते हैं और फिर वही चीज़ें आ जाती हैं। तो अब जो कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है, फाइनली ट्रांस अब आएगी, और जब आएगी तो क्या समझते हैं आप, क्या कंडीशन होगी और सिनेरियो क्या होगा इकोनॉमी का? देखिए, इसमें ये जो 7-8 कंडीशन हैं जिसका काफ़ी डिटेल में नेगोशिएशन हुई, 4 अक्टूबर से लेके 6 हफ्ते तक इनकी नेगोशिएशन चलती रही। मैं ये समझता हूँ इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इकॉनमी के लिए, मुल्क के तो फायदे में ही है। बस ये है कि चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ख्याल भी रखना पड़ता है लोगों का और महंगाई को भी कंट्रोल करना है, खास तौर पे जो बिजली के, IPPs के, सर्कुलर डेट के और जो जनरल सेल्स टैक्स के इश्यूज हैं, उससे काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आता है। तो इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, बट इन द लॉन्ग रन इकॉनमी के लिए, कंट्री के लिए सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और बेहतर है। अगर आप देखें जो प्लान है जो विद IMF है और जो प्लान है जो विदाउट IMF है, उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि हम एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ जाएंगे विदाउट IMF, और वो आपको नज़र आ गया था अभी जिस हिसाब से इधर स्टॉक्स में, जिस हिसाब से डॉलर पैरिटी में, और जो कॉन्फिडेंस था इन्वेस्टर्स का, उसमें जो इश्यूज आए थे वो आपको नज़र आना शुरू हो गया। सो स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली फॉलो हो, और उसमें तकरीबन चीज़ें तय पा गई हैं। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने भी दिखाई, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से भी दिखाई, और अभी आप देखेंगे थोड़ी देरों के अंदर काफ़ी सारी लेजिस्लेशन आएंगी एंड दे विल बी गुड इन द लॉन्ग रन फॉर आवर कंट्री, इंशाल्लाह। राइट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी एक हम कह सकते हैं IMF की ये शर्त थी, ये कंडीशन थी, और फाइनली ये पूरी हुई है और बिल भी पास हो चुका है। तो आप समझते हैं कि अब ये ऑटोनॉमस होने पे जो एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है, तो ये कहाँ सिचुएशन जाएगी, या फिर अब जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही है और चीजें भी सेटल डाउन हो रही है, तो ये काफी देर में नहीं हुआ चीजें? देखिए, स्टेट बैंक की इकॉनमी में कोई नुकसान या किसी को शुभात होना ही चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है कि इसको इशू बनाया जा रहा है। दुनिया में बहुत सारी स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनमस ही हैं, और जो जितनी वेल परफॉर्मिंग स्टेट बैंक है वो ऑटोनमस ही होती है। खाली स्टेट बैंक ऑटोनमस नहीं है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मुल्क के अंदर ऑटोनमस है। मैं तो हायर एजुकेशन से हूँ, तो हायर एजुकेशन कमीशन भी ऑटोनमस है। जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं पब्लिक सेक्टर, वो सारी ऑटोनमस है, और बहुत सारी कॉरपोरेशंस जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है वो होती ही ऑटोनमस है। उसका अपना एक बोर्ड होता है, वो चलाता है। ऑटोनमस का मतलब ये नहीं है किसी तरह मुल्क के खिलाफ हो जाएगी। ऑटोनमस का मतलब ये कि एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उनका बोर्ड है, वो अगर एक्सपर्ट्स हैं तो वो उसके इंटरेस्ट, मुल्क के इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, इकॉनमी, जो भी उसके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उस हिसाब से चलाएंगे, ना कि
पॉलिटिकल विम्स के ऊपर कि भाई आज जो है मुझे इस इलाके में इलेक्शन करना है तो मैं इधर और इतनी बोरोइंग कर लूँ, मैं इधर और इतने एक्सपेंडिचर्स कर लूँ. सो अपनी पॉकेट के हिसाब से हमें अपने एक्सपेंसेस करने होंगे, अपनी चादर देख के हमें पैर फैलाने होंगे, और वो इसी सूरत में होगा जब स्टेट बैंक से पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी रीजनेबल तरीके से अपनी निगोशिएट करके और मेरिट के ऊपर उनसे पैसे ले और खराजात करे. राइट, कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी इस तरह. और स्टेट बैंक इज इन द राइट हैंड, सो व्हाट्स रॉन्ग? अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारा है, अगर स्टेट बैंक का गवर्नर हमारा है, तो हमें उसमें शुभात की जरूरत होनी ही चाहिए. यस, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ एक दो इश्यूज थे, नैब के कानून का और दूसरे कानून का. वो जाहिर सी बात है, वो उसके ऊपर निगोशिएशन हुई और उन लोगों को भी बात समझ में आई और उसके ऊपर एग्री हो गए कि जी नैब का कानून जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू है उस तरह उन पर भी लागू होगा, और जितने उनको फैसिलिटीज या जो मौजूद हैं वो उनको भी मौजूद है. राइट. हुनैद, सबसे पहले ये देखा जाता है जब ऑटोनॉमी की बात हो रही थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तानी, तो कहा यह जा रहा था कि सबसे बड़ा टारगेट ये होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. हाउएवर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और इसको कोई रोका नहीं जा सकता. जब कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप अपने मुल्क में कैसे रोकेंगे? पेट्रोलियम हाइक हो जाते हैं और यहाँ पे जब लोकल मार्केट प्राइस होती है तो एक क्रिटिक्स भी आता है. तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए जब ये ऐसे हालात होते हैं तो कितना चैलेंजिंग होता है ये पोजीशन? देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा, बिकॉज लोगों के सेंटिमेंट्स इसके ऊपर डिपेंड है. मेजॉरिटी जो है जो पुअर पॉपुलेशन है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि 2-4 रुपए की पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उसका इम्पैक्ट सारी चीजों पे आता है. और जब वैसे ही पूरी दुनिया में कमोडिटीज पे इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, प्लस हमारी जो डॉलर और रुपये की डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से भी हमारा, तो हमें 3 तरफ से आ रहा है. डॉलर की वजह से भी आ रहा है, हमें जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी की वजह से भी आ रहा है, और हमारे अपने जो इधर लोकल इश्यूज हुए हैं, जो प्राइस हाइक के इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया. सो बेसिकली अगर गवर्नेंस सही हो, अगर चीज़ों को मेरिट के ऊपर लेके चल सकें, जो करप्शन के इदारे हैं वो सही तरह, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं वो सही तरीके से, जुडिशरी जो है वो सही तरीके से सबके सब मिलकर अगर काम करें तो ये मसले इतने सीरियस नहीं है. बिल्कुल नाजरीन, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, जब हम प्राइस हाइक करने की बात करें या मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ने की बात करें तो मार्केट के लिए भी सरप्राइजिंग न्यूज थी कि 150 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए गए, और आज और कल हमने उसका एक अग्रेशन भी देखा इन्वेस्टर्स की जानिब से. लेकिन अगर बात की जाए कोविड के दिनों की तो उस वक्त आपको याद होगा 13.25 इंटरेस्ट रेट था और उसको 7% पे स्लोली ग्रेजुअली नहीं बल्कि अग्रेसिवली कम किया गया था. तो ये भी नीड ऑफ द आवर थी, और अभी जिस सिचुएशन में दिखाई देता है इसमें भी यही दिखाई देता है कि हमें इंटरेस्ट रेट हाइक करने की या पॉलिसी रेट बढ़ाने की जरूरत थी. हुनैद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे. हुनैद, 150 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि अब मजीद रेट जो है वो हाइक किए जाएंगे. तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, और खासकर अगर न्यू इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो क्या ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा कंसिडर किया जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली है? डेफिनेटली बिजनेस एनवायरनमेंट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके अंदर पाकिस्तान में बड़ी खातिर खा बेहतरी आई है, और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी पाकिस्तान इज नाउ वन ऑफ द गुड कंट्रीज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी हो गया है. बट इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. उसके अंदर जाहिर सी बात है आपकी अपने जो इन्फ्लेशन है उसको भी मैनेज करना है, और इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक का शायद ये 1.5 जो है ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बट ये मैनेज करना पड़ेगा अपने जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से. बट एट द सेम टाइम इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे आता है, ग्रोथ रेट पे डेफिनेटली आता है, और उससे आएगा बिकॉज आपको अगर बेहतर इंटरेस्ट पे अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो फिर आपको इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेंगे. सो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पे इसका वो आएगा. बट जो पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, खाली इन्फ्लेशन नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं. सो अभी भी पाकिस्तान का जो टारगेट है वो 4.5% ग्रोथ रेट है, विच इज नॉट बैड, विच इज एक्चुअली मच बेटर देन प्रीवियस गवर्नमेंट. और वो अगर हम अचीव कर लेते हैं विद दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट तो मेरे ख्याल में हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक.
एंड इवेंचुअली ये हमारे को बेटर ग्रोथ रेट के ऊपर लेके जाएगा। एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है वो है हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स। टेक्सटाइल इज परफॉर्मिंग वेल, टेक्सटाइल सेक्टर की ऑलरेडी नंबर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और अगर क्वार्टरली देखा जाए तो यहाँ भी एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। आप समझते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अभी इसी हम कहेंगे राह पे गामजन है? देखिए, ग्रोथ पे तो इस वक्त सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। सो वी आर ऑन ग्रोथ, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी इम्पोर्ट्स में भी उसी तरह इजाफा हो रहा है। सो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते, और प्लस जो रिफॉर्म्स की बात करें, मेरे ख्याल में उन रिफॉर्म्स में बहुत सारी ऐसी टैक्स के इश्यूज हैं बिटवीन प्रोविंशियल टैक्सेस एंड फेडरल टैक्सेस, उसमें थोड़ी हार्मनी आ जाती है तो उससे बेहतरी आएगी। और हमेशा पाकिस्तान के अंदर तो ये देखा गया है कि जब भी डेप्रिसिएशन ऑफ मनी होती है रुपये की, तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है और इम्पोर्ट्स में कमी आती है, खास तौर पे वो इम्पोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है, लग्जरी गुड्स हो गए, एग्जॉटिक फूड्स हो गए, तो वो सारी की सारी उसकी इम्पोर्ट्स में कमी आएगी। बट जो मेजर इम्पोर्ट्स हैं हमारी फ्यूल, जो मेजर इम्पोर्ट्स हैं हमारी मशीनरी, उस पे क्या करेंगे? तो वो इट्स अ ट्रिकी सब्जेक्ट, लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो कंट्री इन प्रोग्राम्स पे गई है उन्होंने फायदा उठाया है और वो सही ट्रैक पे आई है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान आज से नहीं है, काफी अर्से से है, और ये मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे इस जमाने में बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि इतनी सारी चीजें जो है सर्कुलर डेट के, आईपीपीज वाले इश्यूज, जो ऑडिट के इश्यूज हैं, जो कोविड की जो राइट आफ्टर कोविड, हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इवेंचुअली आसानी आएगी। राइट। आईएमएफ की एक और कंडीशन ये भी है कि टारगेटेड सब्सिडीज होनी चाहिए, मतलब हर जगह हम सब्सिडाइज करने की इंडस्ट्रीज बोलती हैं हमें एक पैकेज दे दें, दूसरे सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी ऑलरेडी दी हुई है, इस तरीके से और टेक्सटाइल, डिफरेंट सेक्टर डिमांड करते हैं सब्सिडाइज या सब्सिडीज की। तो आप समझते हैं कि अब टारगेटेड सब्सिडीज होंगी तो यहाँ पे आपने जैसे पहले जिक्र किया कि चादर देख के पाँव फैलाए जाएं, तो यही सिचुएशन आ जाएगी? लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके अंदर तो सब्सिडीज जो है वो गलत है, और खास तौर पे सब्सिडीज वो जो आप प्रोटेक्शन के लिए देते हैं अपनी इंडस्ट्री की, उससे आपकी कंपेटिटिवनेस खराब होती है। तो वो इसके ऊपर तो उनकी बात ठीक है। सब्सिडी किसको मिलनी चाहिए? सब्सिडी गरीब आदमी को मिलनी चाहिए जिसको 2 वक्त की रोटी का मसला है, जिसको 200 यूनिट बिजली का मसला है, जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दे रहे हैं बसों के ऊपर सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन अगर आप पीआईए पे, जहाज पे सब्सिडी दे रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वो तो गरीब आदमी नहीं इस्तेमाल करता। अगर आप स्टील मिल पे सब्सिडी दे रहे हैं या अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज पे सब्सिडी दे रहे हैं जो उसको प्रोटेक्शन दे रही है फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स, तो होता क्या है कि वो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में खराब हो जाता है। राइट। एक बिजनेसमैन जो है वो उसको जरूरत नहीं होनी चाहिए सब्सिडी की, वो अपना प्रोडक्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से ऐसी बनाए कि पूरी दुनिया से कंपेटिटिव हो। सो हमें वो कंपेटिटिव लेस लाने के लिए, और आईएमएफ पे ये भी ठीक है कि सब्सिडीज जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इन एनी केस टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करते हैं हुनैर साहब, टैक्स कलेक्शन भी हमेशा से एक मसला रहा है। लोग टैक्स चुराते हैं, छुपा लेते हैं, अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उनको जो है वो सही नहीं बताते, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन हमेशा से एक मसला रहती है। खासकर सैलरी क्लास तो एक बहुत कहते हैं ना पाबंदी से टैक्सेस देते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बिजनेसमैन की या फिर रिटेल खास करके जो काम करते हैं, सुपर स्टोर्स जो कि अभी तक अपना निज़ाम जो है वो वैसे ही रखते हैं, तो आप समझते हैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर फर्दर बढ़ाने की या जितने टारगेट्स दिए जा रहे हैं उसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, काफी हद तक तो वो हो गया ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वजह से। अब जो है वो इजीली ट्रेस किया जा सकता है कि इस आदमी ने कितना किसको बेचा, बिकॉज हमारे पास वो सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल। और उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, और वही आईएमएफ की भी होती है कि हमने उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। प्लस बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस जो हैं और लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस को रीजनेबल किया जा सकता है।
सो वो तो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, और उसके ऊपर ऑलरेडी शौकत तरीन साहब ने भी कल बताया कि वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के टारगेट जो हैं वो मीट हो रहे हैं, उससे बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी हो जाएंगे, वो हमारा इशू नहीं है। और उस पर जाहिर सी बात है हमें कर्जा वापस करना है, तो दे वुड ऑल्सो लाइक कि हमारी प्रोग्रेस जो है सही डायरेक्शन में हो रही है। सो आई थिंक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बाद ये अब इतना इशू होगा नहीं टैक्स कलेक्शन। और एफबीआई भी काफी मोटिवेट करते रहते हैं, स्कीम्स देते रहते हैं ताकि वो टैक्स नेट में ज्यादातर जो है वो हम कहेंगे पाकिस्तानी को लाएं, और एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते हमें टैक्स जरूर फाइल करना चाहिए, टैक्स जरूर देना चाहिए, नहीं चुराना चाहिए। अच्छा, पावर सेक्टर की बात करते हैं। पावर सेक्टर के अंदर काफी इकदाम उठाए गए, कल भी शौकत तरीन साहब ने इसकी तरफ निशानदेही की और ये भी बताया गया कि जो पहले टैरिफ इंक्रीज होने की ज्यादा बात की जा रही थी, अब वो नॉमिनल अमाउंट में आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि अब जो इंडस्ट्रीज के ऊपर बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो इश्यूज आ जाएंगे, तो उनके लिए उनको इस्तिस्ना दी गई है, यानी कि सनतें जो हैं वो उनको पीक आवर्स नहीं दिए जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये IMF के लिए? आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज पावर का तो हमारा बहुत पुराना इशू चलता आ रहा है, सर्कुलर डेट का बहुत पुराना इशू चलता आ रहा है, IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनका इशू बहुत पुराना चलता आ रहा है, और इस गवर्नमेंट ने आते ही एग्रीमेंट्स भी रिवाइज कर लिए। ये वो हैं जो पहले से एग्रीमेंट्स हुए हैं और ये इश्यूज पहले से चलते आ रहे हैं, चाहे वो सर्कुलर डेट का हो, एड्रेस करने की जरूरत तो है ना, तो एड्रेस कर लिया गया, एग्रीमेंट्स भी रिवाइज हो गए, और सर्कुलर डेट में भी जो है खातिर खा बेहतरी आई है, मतलब कमी आई है, और इसको एक कंटिन्यूस बेसिस पे करना होगा हमें। और ये एक लॉन्ग टर्म में जब तक हम सस्ती बिजली इंट्रोड्यूस नहीं करते, जब तक हम जो है वो एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ा नहीं लेते कि हमारी पाई इंक्रीज हो जाए और ये मसले सॉल्व कर लें, तब तक ये मसला चलता रहेगा। बट वी हैव नो चॉइस, इसमें एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, हमारी कमिटमेंट्स हैं, तो हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होंगी। राइट अच्छा, रुपी डॉलर पैरिटी की हमने स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम बात की थी, मैं फिर चाहूंगी इसको रिपीट करना। 173 के अराउंड दिखाई देता है। अब जो ट्रेंड नॉर्मलाइज होते हुए जो एक सिचुएशन बन रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब रुपी जो है वो बैकफुट होता हुआ दिखाई देगा, डॉलर के अगेंस्ट एप्रिसिएशन देखी जाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आप समझते हैं कि अब जबकि एप्रिसिएशन आएगी तो क्या ये इम्पैक्ट देगा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट को? देखिए, डेफिनेटली अभी शॉर्ट टर्म में तो इसका वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, रुपी वापस नॉर्मलाइज अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इन्फ्लेशन है, जो बाकी सारी चीजें हैं, उसमें डेप्रिसिएशन तो आनी है, और 12% की डेप्रिसिएशन तो जो है वो सिस्टम में है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रुपी जो है वो नीचे जाएगा इधर से, और अगर जाता भी है तो इवेंचुअली जो है हमारे रुपए को डीवैल्यू तो होना ही है एवरी ईयर फॉर सम टाइम, अनलेस एंड अंटिल वी आर आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज अब जो है रुपए की डिवैल्यूएशन मार्केट डिमांड के ऊपर है, इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। अच्छा हुनैद, ये तो हुई न्यूज़ की बात, ये तो हुई IMF की बात। मैं चाहूंगी अब हम वो एनवायरनमेंट की बात करें जो कि हमारे लिए बिजनेस फ्रेंडली हो सकता है, यानी कि हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात करें, जो कि हम पहले भी करते रहे हैं और हमारे नाज़रीन को बताते रहे। कितना इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अभी की सिचुएशन में होना, जबकि हमें ये नीड ऑफ द आवर भी है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और कंट्रोल करने के लिए वाहिद हल एक्सपोर्ट ही दिखाई देता है। देखिए, जहां आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात की, मैं इसको थोड़ा सा और एक लेवल आगे जाऊंगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन निहायत इम्पोर्टेंट चीज है, ये चाइना ने स्टार्ट किए और उसके बाद पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किए। ये एक टर्बो बूस्ट है जो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ा देता है ग्रोथ। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं ये हमारे ऑलरेडी CPEC प्रोग्राम में 11 मौजूद हैं। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता इंडस्ट्री लगाने का, जगह नहीं मिलती, सही कीमत पे जगह नहीं मिलती, उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं मिलता, तब तक आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ नहीं आ सकती। और कराची में तो आपको पता है, अगर आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया चली जाएं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया चली जाएं, वहाँ तो प्लॉट्स ही जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स की तरह आसमानों पे बातें कर रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा उस प्लॉट की कॉस्ट है।
ये पॉसिबल नहीं है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खराब है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो कोई ज्यादा लोग अपने मेहमानों को बुला नहीं सकते, खुद अपनी फैक्ट्रियों तक जा नहीं सकते, यहाँ तक कि ट्रक भी उधर उलट जाते हैं। सो ये इश्यूज हैं, सीरियस हैं। धाबी जी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है, नूरियाबाद का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना है, और अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम वर्ल्ड क्लास नहीं बनाते, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसके बाय लॉज हैं, वो अगर हम वर्ल्ड क्लास नहीं बनाते, आई मीन बाय वर्ल्ड क्लास आई मीन बेटर देन द चाइनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर हम वो नहीं बनाते तो भूल जाए, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट तो वहां से आनी है। कि वो बेहतर बनेंगे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट वहां से आनी है, एक्सपोर्ट्स वहां से आनी है, इम्पोर्ट्स वहां से कम होनी है, इकोनॉमी का पहिया वहां से चलना है। जो आप बात करिए आईटी की एक्सपोर्ट की, फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की, उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे, लार्ज स्केल पे जाना है, तो वही एरियाज है जहाँ पे जा सकते हैं। वी हैव टू डू इट, वी हैव नो चॉइस, अदरवाइज इसी तरह जो है हम इन इश्यूज में IMF के और इसमें फंसे रहेंगे। द ओनली वे आउट इज ग्रोथ, एंड द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, द ग्रोथ इन रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स, और वो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही हो सकती है, और किसी फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, और हम खासकर ये गैप ही कम कर लें, जो गैप भी बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के, खाली अगर थोड़ा सा गैप ही मिनिमाइज हो जाए तो वैसे हो गया ना, जब आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी और जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो हो सकता है आप। अच्छा, ताखीर कहाँ दिखाई देती है? जैसे आपने धाबी जी का जिक्र किया, जैसे आपने साइट का जिक्र किया, सारी की सारी ताखीर पॉलिटिक्स में आती है। यहाँ पे 18वीं तरमीम की बात आ जाती है, यहाँ पे जो है ये इस पार्टी का सूबा है, वो फेडरल गवर्नमेंट उस पार्टी की है, तो सिर्फ आपस की खींचतान में ही मुल्क को पीछे ले जाया जाता है। इधर हमें थोड़ा सा एक लार्ज हार्टेड होके पब्लिक के, गरीब आदमी के इंटरेस्ट में काम करना होगा, तो फिर ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और देखना, ये तो बनने ही बनने हैं, एक साल बाद बन जाएंगे, एक साल बाद, 2 साल बाद, मतलब हमारे पास एक डेट तो आ जाए ना। हम बनाना ही है तो आज बना लें, ज्यादा लोगों को जल्दी रोजगार मिल जाएगा, ज्यादा जल्दी हम एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लेंगे, और वहां पे हमारे पास काफी सारी चीजें वैसी मौजूद हैं। जो धाबी जी का एरिया है वहां पे पावर का इशू नहीं है, वहाँ पे विंडमिल्स लग रही हैं हजारों के हिसाब से। बिल्कुल। जो नूरियाबाद का है वहाँ पे पावर का इशू नहीं है, विंडमिल्स लग रही हैं, वहाँ पे हजारों मेगावाट वहाँ पे जो है पावर प्रोड्यूस हो सकता है, तो पावर का इशू नहीं है। हाईवेज मौजूद हैं, आपका मोटरवेज मौजूद है, सो कनेक्टिविटी है, पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, पावर का इशू नहीं है, लेबर का इशू नहीं है, जमीन मौजूद है, सिर्फ विल होनी चाहिए कि ये काम करना है, और वो बाकी सारी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के मुल्क के लिए काम करने वाला होगा तो फौरन कर लेगा उसको, वरना फिर ऐसे ही हालात दिखाई देंगे, क्योंकि हमें हर 5 साल बाद एक IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि जमीन महंगी करके बेचे, गवर्नमेंट का काम होता है जमीन सही कीमत पे गरीब आदमी को मैसर हो, घर बनाने के लिए। जमीन की प्राइसेस जो है वो बिजनेस नहीं है, और वो बिजनेस मुल्क के लिए कोई बहुत बेहतर नहीं है। असल बिजनेस मुल्क के लिए यही है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो, सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, और इकोनॉमी का पहिया चले, लोगों का कारोबार हो, टूरिज्म हो, और वो इसी सूरत में होगा जब आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि कोविड के दिनों में पाकिस्तान में जो पॉलिसीज देखी गई या जिस तरीके की पॉलिसीज अपनाई गई वो इतनी जरूरी और इतनी अच्छी थी कि जिसके एक खातिर ख्वाह और एक वाज़ेह रिजल्ट हमें दिखाई दिए, जबकि हमने और डेवलप्ड कंट्रीज को भी काफी स्ट्रगल करते हुए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक हेल्थ की जो सूरत हाल थी वो WHO ने भी सराहा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मेजर्स लिए जाते हैं वो देखा जाता है कि अवाम के हक में हो, और खासकर जो सिचुएशन नजर आ रही है उसको देखते हुए मद्देनजर हो। तो हुनैद साहब से मजीद पूछते हैं, सर गरीब आदमी के लिए काम किया जा रहा है, आपने हाउसिंग स्कीम का भी जिक्र किया, तो मैं चाहूंगी इस पे भी निशानदेही की जाए। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जो एक काफी घर दिए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, और उसमें कैटेगरीज भी रखी जा रही हैं कि 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में जो जो अफोर्डेबिलिटी में आ जाए तो वो रखे जा रहे हैं। तो किसी गरीब के लिए उसकी छत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी तो उसके बाद भी हमें, उस सालों के बाद भी हमें क्या ऐसे ही प्रोग्राम्स की जरूरत होगी जबकि इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इतने इम्पोर्टेंट? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक नेचुरल ग्रोथ है पॉपुलेशन का, पाकिस्तान के अंदर एक नेचुरल डिमांड है हाउसिंग की, और हर साल हमारी शॉर्टेज होती है हाउसिंग। नंबर 2, हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उससे लिंक्ड
बहुत सारी वर्क फोर्स है और बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं. जब कंस्ट्रक्शन में बूम आता है तो उन तमाम इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग में बूम आता है. उसके बाद तीसरी चीज ये है कि जो हमारे पास अब फंडिंग मौजूद है फॉर हाउसिंग बैंकों की तरफ से, वो पहले नहीं मौजूद था. चौथी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर की खास तवज्जो कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग इंडस्ट्री की तरफ है. हर थर्सडे को मीटिंग होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हों, बड़ी बड़ी मेगा सिटीज हों, चाहे वो बंडल आइलैंड हो, चाहे वो रावी सिटी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम हो, चाहे प्राइवेट डेवलपर्स के बड़े बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों, उनकी अप्रूवल्स प्रोसेसेस जो हैं वन विंडो हो जाएं, जल्दी अप्रूवल्स मिल जाएं उनको और इश्यूज उनके रिजॉल्व हो जाएं. तो ये सारी चीजें देखने में आई हैं. उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अच्छा खासा बूम मिला है और मिलते जा रहा है. इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग की वजह से, बिग मेगा सिटीज की वजह से जो ग्रोथ रेट में इजाफा होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा और वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा. इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफी फायदा उठाते हुए दिखाई दे रही हैं. हम देख रहे हैं चाहे स्टील है, चाहे सेरामिक्स हो गया, डोर्स, ब्लॉक्स, लाइट्स, एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज हैं. तमाम इंडस्ट्रीज फायदा उठाते हुए दिखाई दे रही हैं. लेकिन अब हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे कोल प्राइस महंगी हो जाती है, स्टील का रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है. अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हमें दिखाई देते हैं जब हम कोई एक सब्सिडी की बात की या हमने इनिशिएटिव ऐसा लिया जिससे एक सनती पहिया चलता रहे, रुके नहीं. उसमें भी चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कमोडिटी प्राइस ओवरऑल ग्लोबली महंगी होते हुए दिखाई दे रही है. तो इनको भी केटर करना है, इनको भी एड्रेस करना है और साथ साथ ये इनिशिएटिव भी लेना है. देखिए, जो इंटरनेशनल प्राइस इन्फ्लेशन है उसको तो हम केटर नहीं कर सकते. अलबत्ता उसकी भी गुड न्यूज ये है कि दिसंबर एंड तक जो है वो स्टेबल हो जाएगी. बट जब शिपिंग प्राइसेस इतनी बढ़ गई, जब फ्यूल प्राइसेस इतनी बढ़ गई, जब कमोडिटीज की प्राइसेस इतनी बढ़ गई, तो यहाँ पे भी आप देखें जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज़ की प्राइस जो है वो डेफिनेटली तेजी से बढ़ती है कंपेयर टू अदर. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है. ये इसी तरह बैलेंस के साथ चलता रहेगा. अलबत्ता रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करें. वो अगर सही तरह काम करेंगे तो इसमें अनड्यू एडवांटेज लेने वाले जो हैं वो पकड़े जाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे इस तरह का काम. तफसीर अंदोजी तो आपको पता है, ना तो हमारा मजहब इजाज़त देता है ना हमारा कानून इजाज़त देता है, और उसके ऊपर एक्शन में तमाम इदारे हैं. वही एक चीज है जिसको कंट्रोल करना है. बाकी नेशनल प्राइस हाइक बिल्कुल राइट डायरेक्शन पॉइंट आउट की है, वो ये कि इन्फ्लेशन का सारा हम कह सकते हैं जो एक मरकज दिखाई देता है वो मिडिल मैन का अपना एक जो एक कैरेक्टर है वो ज्यादातर प्ले करता है, वो पोर्ट्रे करता है, वो इन्फ्लेशन को ज्यादा पुशअप करते हुए दिखाई देता है. तो आप समझते हैं चाहे रमजान सीजन आए या कोई ऐसा इवेंट आए जिसके अंदर फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, खासकर ये देखा जाता है पाकिस्तान की. अगर हम थोड़ा सा बिजनेस हिस्ट्री देखें तो आप समझते हैं कि मिडिल मैन का जो किरदार है या फिर जो एक हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात करें, इसी तरीके से जो मार्केट्स हैं या जगह हैं उनका तयन करना भी ज़रूरी है, उनको भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है ताकि हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे या फिर ऑनलाइन ऐसी चीज़ें मिलें ताकि प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके. ये मिडिल मैन का जो एक कैरेक्टर है उसको साइडलाइन किया जा सके. आई थिंक मिडिल मैन से ज़्यादा इसके अंदर वो होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वो ज़खीरा अंदोज इन्वॉल्व हैं जो वेरी वेल कनेक्टेड हैं विद पॉलिटिशियंस. और वो मसला जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें अब जो है 18वीं तरमीम के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती है कि वो प्राइसेस को मेंटेन करें अपने इलाके के अंदर. और वो हार्मनी नहीं है. तो एक गाइडलाइन फेडरल गवर्नमेंट की है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, फिर देयर आर 5 प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना वो है. और फिर जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई में कोई आदमी जो है लॉ एंड ऑर्डर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का सही ग्रिप ना होने की वजह से वो वक्ती तौर पर फायदा उठा लेता है. राइट. इसका एक ही तरीका है, सजा और जजा टाइमली अगर हो जाए. सो ये सर बड़ी डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर. तो सजा और जजा की बात हो रही है ऑब्वियसली. इसके ऊपर कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है प्राइसेस को, कि अगर किसी चीज की प्राइस फिक्स की हुई है 100 रुपए तो वो 130 रुपए में ना बिके और जो आदमी बेच रहा है उसको सजा मिल जाए. तो अगर ये हो जाए तो वो नहीं करेगा ऐसा. एट द सेम टाइम आपकी जो ग्रोथ रेट है
वो 90% जो इल्स होती है ना, इन्फ्लेशन की, प्राइस हाइक की, सैलरीज की, डिस्पोजेबल इनकम की, परचेजिंग पावर, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। राइट। तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई है इतनी, तो शायद वो महंगी चीज आपको महंगी न लगे। सो अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें कि ग्रोथ रेट सही जा रही है, मुल्क की 5% से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाती है, खुद ही जो है आराम से। जीडीपी कहाँ दिखाई दे रही है अब? जीडीपी का ग्रोथ लेकिन इस वक्त टारगेट 4.5 के हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 4.5 अचीव करें। अगर 4.5 से कम होता है तो प्रॉब्लम है। हमें 5 क्रॉस करना है, 6 क्रॉस करना है। वही कंट्रीज आगे निकली हैं बाकी मुल्कों से जिन्होंने ग्रोथ रेट अपनी 6, 7, 8, 9, 10, चाइना तो डबल डिजिट पे फॉर मेनी ईयर्स रहा। राइट। और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डबल डिजिट पे आ गई। रीजन के अंदर बांग्लादेश भी जो है बहुत हाई ग्रोथ रेट के ऊपर है। तो हमें ग्रोथ रेट अचीव करना जो है बिल्कुल, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। वही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ऑफ कोर्स बाकी सारी चीजों का भी ख्याल तो करना है गवर्नमेंट ने, चाहे वो प्राइस हाइक्स हो, चाहे वो ये इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक हो। अच्छा हुनैद, लास्ट मोमेंट से प्रोग्राम के तो मैं चाहती हूँ कि बायलैटरल रिलेशन पे बात कर लें। काफ़ी ज़रूरत है हमें अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, तो बायलैटरल रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं हमारे लिए? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त पाकिस्तान राइट है। हर बिजनेस के अंदर पाकिस्तान राइट है। हमारे को जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो इतने अच्छे हैं मैक्रो लेवल पे कि इस वक्त वो हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी गुड। कोविड इज ऑल्सो ओवर। वॉर ऑन टेरर इज ऑल्सो ओवर। अफगानिस्तान इज ऑल्सो एट पीस। सो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान इज द राइट प्लेस। ऑल्दो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और इस वक्त अगर दिया गया तवज्जो तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। थैंक यू सो मच। वेल हुनैद, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। काफी डिटेल डिस्कशन जर्नल इकोनॉमी पे हमने कोशिश की थी कि तमाम लूप होल्स जो रह जाते हैं, जिनके ऊपर बात तो होती है लेकिन सोल्यूशंस नहीं होते, तो वो आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि उनको प्रोग्राम में बातचीत करके हल किया जा सके, हिस्सा बनाया जा सके। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए बात कारोबार की टीम के साथ। अल्लाह हाफिज।